चलिए अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसको कहते हैं 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी कर लीजिए, अकाउंटिंग कर लीजिए। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट जो रूल है हमारा वो है डेबिट। एक काम करते हैं, इंडिविजुअली करते हैं इनको, एक एक करके करेंगे। देखिए पहला जो, अब हम लोगों ने 3 अकाउंट्स पढ़े हैं ना, पहले मैं आपको चार्ट दिखा देती हूँ। देखिए ये जो चार्ट है ये आपको याद होना चाहिए और इसको रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, देखिए कैसे करना है। अगर हम पर्सनल की बात करते हैं, आप लोगों को आप पता है कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, ये जो हमारा पर्सनल अकाउंट है, जहां पर क्या है, इस पर्सनल अकाउंट पे जो रूल लगता है वो लगता है ये वाला। ये रूल कैसे हम इसको रीड करेंगे, इसको हम ऐसे रीड करेंगे, लिखेंगे पर्सनल अकाउंट, उसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर कॉमा क्रेडिट द गिवर। एक एग्जांपल से समझेंगे इस रूल को। ठीक है, ये रूल नंबर 1 है। तो जो पहला रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वो किस पे अप्लाई होता है, वो पर्सनल अकाउंट पे होता है। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने उधार सामान खरीदा है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। ठीक है, राम से उधार सामान खरीदा है। तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री करूंगी तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास क्या आया, वैसे तो गुड्स आया, लेकिन अकाउंटेंसी में जिस चीज में हम डील करते हैं उसको गुड्स ना बोल के उसको हम परचेजेस या फिर सेल्स वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, किससे मिले मुझे ये गुड्स, गुड्स किससे मिले हैं, राम से। ठीक है, अब ये जो राम है, परचेज तो अभी के लिए छोड़ दीजिए, इसकी बात कीजिए। राम पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रूल लगा है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो अब आप मुझे बताइए जरा, जो मिस्टर राम है वो क्या है, रिसीवर है किसी चीज के या गिवर है, गिवर, गिवर है ना, तो इसलिए मिस्टर राम क्या हो गए, क्रेडिट हो गए। इतनी बात समझ में आई। अब इसी में ही दूसरी एंट्री करते हैं। दूसरी एंट्री क्या है कि राम को हमने पेमेंट कर दी। ठीक है, तो अब क्या होगी एंट्री, राम डेबिट हो जाएगा, जी राम अकाउंट डेबिट कैश टू कैश। ठीक है, क्योंकि बिजनेस के पास से तो कैश गया ना, तो हमने अगर उसको पैसे दिए तो हमारे पास से कैश गया, उसको आप छोड़ दीजिए। अभी पर्सनल अकाउंट की बात कीजिए। अब राम यहाँ पर क्या है, रिसीवर है कि गिवर है, कुछ दे रहा है कि कुछ ले रहा है, रिसीवर है। रिसीवर है तो डेबिट हो गया। क्लियर है ये वाला रूल, इज इट क्लियर टू ऑल। जी मैम क्लियर। एक बार फिर से बताऊं, देखिए पर्सनल अकाउंट में जो हमारा अकाउंटेंसी का रूल लगता है, गोल्डन रूल लगता है, वो लगता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। वो हम लोग इस तरह से समझते हैं कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है, हमने राम से सामान मंगाया, सामान खरीदा उधार, तो उस केस में अभी दूसरा जो अपोजिट वाला अकाउंट है उसको इग्नोर कीजिए, सिर्फ पर्सनल अकाउंट पर फोकस कीजिए, राम के अकाउंट पे। तो राम हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। इस वाले केस में जब हमने उसे सामान खरीदा तो राम क्या है, देने वाला है कुछ या लेने वाला है, रिसीवर है कि गिवर है, देने वाला गिवर है, गिवर। गिवर है, तो गिवर को क्या करना है, क्रेडिट करना है, तो हमने राम को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री में क्या हुआ, हमने उनको कैश पे किया। अब कैश पे किया तो उस केस में राम क्या है, राम को कुछ मिल रहा है या राम दे रहा है, कुछ राम को मिल रहा है, तो वो रिसीवर है, तो रिसीवर है तो उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है, रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट को भी इसी में समझ लेते हैं। ठीक है,
पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये छोटी छोटी चीजें जो हम लोग क्लास के दौरान समझते रहेंगे, प्लीज आप लोग इनको या तो कहीं नोट कर लीजिए या फिर आप याद रखिएगा। जैसे कि अगर हम कोई भी चीज परचेज करते हैं, अगर वो हमारा कोर बिजनेस है, कोर बिजनेस सपोज अगर मेरा पेन बनाने का बिजनेस है, तो अगर मैं उसकी खरीद और बेच करूंगी, उसको खरीदूंगी या बेचूंगी, तो उसके लिए मैं एक वर्ड का जिस वर्ड का इस्तेमाल होगा उसको हम बोलेंगे गुड्स। गुड्स का मतलब जो हमारा सामान है, जिस चीज में हम डील कर रहे हैं, उस गुड्स को जब आप खरीदोगे या बेचोगे तो आप दो टर्म्स का इस्तेमाल करोगे। खरीदते वक्त लिखोगे परचेजेस। देखिए परचेज इज डिफरेंट, परचेज का मतलब होता है खरीदना, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेजेस। परचेजेस यहाँ पे डिनोट करता है गुड्स को, ठीक है। सेम ऐसी सेल्स के केस में लिखेंगे सेल्स, सेल्स का मतलब गुड्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये जो परचेजेस है वो क्या है, गुड्स है। गुड्स है तो ये क्या है, रियल अकाउंट हुआ। बताइए आप लोग, हुआ रियल अकाउंट? रियल अकाउंट। और इस वाले केस में जो कैश है वो भी रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट, ठीक है। तो अब हम रियल वाला रूल समझते हैं। रियल अकाउंट जो है उसमें गोल्डन रूल लगता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट कीजिए और जो जा रहा है उसको क्रेडिट कीजिए। तो अब हम देखते हैं इस एग्जांपल में, परचेजेस टू राम में गुड्स हमारे पास आ रहा है या जा रहा है, सामान आया कि गया, आया। सामान आया तो आया। व्हाट कम्स इन, तो कम्स इन को क्या करना है, डेबिट करना है। बताइए, कम्स इन डेबिट। परचेस अकाउंट डेबिट। परचेज का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि गुड्स होता है। तो अगर मेरे पास बिजनेस के पास गुड्स आया तो वो क्या है, कम्स इन है ना, जो बिजनेस के अंदर आया उसको क्या करना है, उसको डेबिट करना है, ठीक है। तो इसलिए परचेजेस क्या हो गई, डेबिट हो गई। राम क्रेडिट क्यों हुआ, ये आप लोगों को पता है पहले वाले रूल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए इसी में, अब कैश की बात करते हैं। कैश क्या है, कैश गोज आउट, बिजनेस से बाहर चला गया कैश, और क्या है वो, रियल अकाउंट है। तो व्हाट गोज आउट विल बी क्रेडिटेड। अगर इन दोनों रूल्स में और इन दोनों एंट्रीज में किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि यही सब चीजों का बेस है। आगे जनरल एंट्री करेंगे, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, सब डेप्रिसिएशन और आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सब में यही यूज होगा। वैसे मैं आपको शॉर्टकट भी बता दूंगी, लेकिन एक बार बेसिक्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है। किसी को भी अगर इसमें कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। दूसरा मैम एक एग्जांपल दीजिए तो। जी सर, सेल का ले लें, बताइए आप लोग कोई भी ट्रांजैक्शन बता दीजिए, कोई भी ट्रांजैक्शन बताइए उसका एग्जांपल ले लेंगे। इसमें पर्सनल और रियल दोनों हो। जरूरी नहीं है, कुछ भी बता दीजिए, बस पर्सनल होना चाहिए अगर आप पर्सनल के रिगार्डिंग पूछ रहे हो तो। अच्छा एक काम कीजिए, इसको छोड़ते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक सॉल्व क्वेश्चन आपकी बुक का, यहाँ से लेते हैं, ठीक है। पहले वाला छोड़ देते हैं, ये तो अभी हमने किया ही था, परचेज वाला, ठीक है। माधव और सेल्स वाला करते हैं। हमने माधव को सेल किया है, ठीक है। सेल्स कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, ठीक है। माधव पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। तो हमने बेचा है, ठीक है। बिजनेस से कोई चीज बाहर गई है, बाहर गई है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो रियल अकाउंट क्रेडिट हुआ। देख लीजिए जो हम ये लिखते हैं ना टू सेल्स, ये क्रेडिट वाला होता है, ऊपर वाला डेबिट होता है, नीचे वाला क्रेडिट होता है। और पर्सनल में देखिए माधव को क्या, माधव कौन है, रिसीवर है कि गिवर है, हमने सामान बेचा तो उसको मिला कि उसने दिया, रिसीवर है, रिसीवर है तो डेबिट, ठीक है। और गिवर सेल दिया उसने, जी सेल हमारा रियल हो गया, गिवर हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जी
बताइए, कंफ्यूजन है तो पूछिए, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन निकाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे हमें अब एग्जांपल्स क्लियर हो गया मैडम। हो गया। अब कोई और देखते हैं, ये देख लेते हैं, इन दोनों को देख लेते हैं। अशोक को हमने कैश दिया, हमारे पास से कैश गया, हाँ, कैश हमारा क्या है, रियल, अशोक रियल गोज आउट हो रहा है, रियल गोज आउट है वो तो जी, क्रेडिट होगा। यहाँ पर जो तो कैश ये है, क्रेडिट हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ पर रियल है और क्या है, कम्स रियल इन, comes in कम्स इन है, तो हमने कैश को डेबिट कर दिया। यहाँ पर कैश डेबिट कर गोज दिया। आउट था तो क्रेडिट कर दिया। यहाँ पर मिस्टर माधव जो है वो कौन है, personal अगर account, वो कौन है, नॉमिनल रिसीवर है पर्सनल कि गिवर है, receiver, पर्सनल है, हाँ रिसीवर है कि ये गिवर है, giver ये गिवर है, गिवर है ना, गिवर है, गिवर है, Giver. क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट होगा जी। मैडम। और अशोक कौन है, अशोक रिसीवर अशोक में, हमारे पास से पैसा receiver. गया तो उसको मिला ना जी। इसको डेबिट तो ये होगा ये, हाँ जी, पर्सनल में ये कौन है, डेबिट रिसीवर है तो डेबिट। receiver, डेबिट होगा। अब हम थर्ड वाले रूल पे आ जाते हैं। जितना आप लोग इन्वॉल्व होंगे उतना आप लोगों को ज्यादा क्लैरिटी आएगी, एटलीस्ट इस सब्जेक्ट में तो। ठीक है, पर्सनल वाला सबको क्लियर है। अब आप लोगों को ना ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जो आप ये एग्जांपल दिया हुआ है, आप कोई भी एग्जांपल अपनी तरफ से ले सकते हैं, बस आपको क्या याद रखना है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। giver, क्योंकि आपको स्टेटमेंट क्लियर है तो आप एक्सप्लेनेशन अपने आप कर सकते हैं, आपको इसके अलावा और कुछ इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकंड देखिए, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन not एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, ये भी क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब आते हैं थर्ड वाले में। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है, ये थर्ड रूल है हमारा अकाउंटेंसी का। ये क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। gains, जो भी आपके एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे उनको करेंगे डेबिट, और जो भी आपकी इनकम्स एंड गेन्स होगी उनको करेंगे क्रेडिट। यही वो एक लॉ की ऐसी लाइन है जिसके ऊपर इतना लंबा चौड़ा प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। ठीक है, इधर सारे डेबिट आइटम्स आते हैं, इधर क्रेडिट आइटम्स आते हैं। डेबिट आइटम्स कौन से आते हैं, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस आते हैं। इधर सब इनकम्स income and gains, गेन्स आते हैं। अच्छा, एक और चीज है, आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा होगा जनरली जब आप लोग मतलब अपने ऑफिस में, balance, है ना, ये टी शेप वाला देखा है, ये वाला पी एंड एल अकाउंट। बैलेंस शीट तो देखी होगी, पी एंड एल भी उसके Balance. साथ ही होता है। हाँ, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, यहाँ पे ऐसे लिखा होता है, टू सैलरीज, टू जनरल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन। याद आ रहा है कुछ कुछ, कभी ध्यान दिया हो तो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबका एरिया अलग अलग होता है ना। सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। और इस तरफ आपके क्या आता है, इंटरेस्ट रिसीव और बाय कमीशन रिसीव। ठीक है, तो ये जो पूरा पी&एल अकाउंट बनता है ना, ये पूरा का पूरा बेस्ड है इस थर्ड रूल पे। सारे एक्सपेंसिव लॉसेस को डेबिट कर दिया और सारे इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, चलिए अब ये तो पी&एल की बात होगी, हम देखते हैं ये जर्नल एंट्रीज में कैसे अप्लाई होता है। इसके लिए हमें एग्जांपल लेना पड़ेगा। चलिए कोई एग्जांपल बता दीजिए एक्सपेंस का। सैलरी ले लें, सैलरी पेड। सैलरी अकाउंटेड टू रोहन, कुछ भी ले सकते हैं। हाँ जी, सैलरी पेड तो रोहन नहीं लेंगे सर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हम लोग क्योंकि अब ऐसे तो बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं तो हम सबकी अलग अलग एंट्रीज नहीं कर सकते ना, तो इसलिए भले ही क्वेश्चन में लिखा भी होगा ना सैलरी पेड टू रोहन, स्टिल यू विल नॉट यूज द नेम ऑफ रोहन इन दी जर्नल एंट्री। आप चाहे कोई भी कंडीशन हो, आप क्या करेंगे, किसी का नाम यूज नहीं करेंगे सैलरी में। हमेशा एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट डेबिट टू टू कैश, कैश। अगर कैश पेड है तो, अगर बाय चांस नहीं दिया तो क्या आएगा, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे,
वो आ जाएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग दो में से एक चीज सैलरी आएगी, आउटस्टैंडिंग ठीक है। तो अब आप देखिए सैलरी क्या है, खर्चा है, खर्चा है तो नॉमिनल है, नॉमिनल है तो मतलब नॉमिनल के अंदर खर्चा है तो कहाँ जाएगा, डेबिट। डेबिट। ये तो इनकम में उन दोनों से भी ज्यादा इजी है, इसमें तो सोचना भी नहीं है, है ना। और फिर ये जो है आपका कैश वाला, ये क्या है, कौन सा अकाउंट है, रियल। रियल सैलरी आउटस्टैंडिंग कौन सा अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव है ना। रिप्रेजेंटेटिव। जी पर्सनल में अब कोई भी, रिप्रेजेंटेटिव। जी अब कोई भी जनरल एंट्री देख के आपको समझ में आ रहा है ना कि कौन सा अकाउंट है, ठीक है। तो यही पर्पस था कल वाली क्लास का। मैडम ये बात समझा दूं नहीं यार। एक बार दोबारा बताऊं। जी मैम, हमने कल ही क्लास नहीं लिया था इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं सर, अगर आपने वाली क्लास नहीं ली है तो आप क्या कीजिएगा, अभी ये वाली क्लास खत्म होने के बाद पहले कल वाली क्लास देख लीजिएगा और फिर दोबारा से ये वाली क्लास देखिएगा, तब आपको और बेटर समझ में आएगा। समझ गया जी, हम सारे पे मैडम कम आया थोड़ा। ठीक है देखिए, सैलरी हमने पे की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसमें हम लोग क्योंकि नॉमिनल की बात करें तो नॉमिनल पे फोकस करेंगे। सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट है और क्योंकि ये एक्सपेंस है तो इसको डेबिट करेंगे, ठीक है। एक इनकम वाला लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। ठीक है। चलिए अब ये इंटरेस्ट रिसीव क्या है, नॉमिनल है, लेकिन कैसा नॉमिनल है, इनकम है ये, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और कैश हमें मिला है, कैश क्या है, रियल है, और रियल अगर हमें मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। तीनों जो रूल्स है वो क्लियर है सब लोगों को। अब ये इसमें जो यहाँ पे ये टॉपिक दिया हुआ है ना आपकी बुक में है, ये सिग्निफिकेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें क्या किया हुआ है, इंडिविजुअली दिया हुआ है कि पर्सनल अकाउंट का अगर डेबिट केस है तो उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है और उसके एग्जाम्पल देखे। अगर आप लोगों को लगे तो इसको रीड कर लीजिएगा, अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो वही है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, बस ये रिटर्न में। चलिए एक इलस्ट्रेशन करते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। प्रणब गिव्स अ लोन ऑफ ₹500 टू नंदा। प्रणब ने क्या किया है, लोन दिया है किसको, नंदा को। तो हम अगर बात करते हैं इसमें रिसीवर कौन है, नंदा, ठीक है, नंदा रिसीवर है और प्रणब कौन है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें अगर हम बात करें, नंदा कौन है, रिसीवर है बेनिफिट की, उसको कैश मिला है, तो नंदा अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, वो रिसीवर है इसकी बुक्स में, नंदा की बुक्स में। लेकिन अगर हम प्रणब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रणब कौन है, प्रणब गिवर है और वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शरद सेल्स गुड्स टू विलास फॉर ₹5,000। शरद ने क्या किया है, गुड सेल किए हैं उसने फॉर ₹5,000। तो यहाँ पर विलास को 5,000 रुपए मिल रहे हैं, तो विलास क्या हो गया, रिसीवर हो गया, रिसीवर हो गया तो क्या होगा, डेबिट, ठीक है। और शरद कौन है, शरद ने सामान बेचा है, तो वो हो गया गिवर हो गया, और वो कौन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये ना एग्जाम में नहीं आएगा, ये जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं ये वाले एग्जांपल्स, ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि वहां पर प्रॉपर जर्नल एंट्री आएगी, अगर आएगी तो इस तरह से नहीं पूछेंगे जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना, ये सिर्फ समझाने के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट, सुषमा विड्रॉज ₹10। गुड्स का यूज नहीं होगा,
सुषमा ने 10,000 देना सुषमा ने पैसे निकाले 10,000 रुपए बैंक से, तो क्या होगा, सुषमा को क्या मिला, रिसीव पैसे मिल गए। देना बैंक जो है वो क्या हो गया, गिवर। गिवर तो अगर हम तो ये गिवर है तो ये क्या होंगे, देना बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्रेडिट और सुषमा को क्या मिला है, डेबिट सुषमा रिसीवर है तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, सही नेक्स्ट देखिए, जयवंत ने फर्नीचर परचेज किया 5,000 रुपीज का। तो हम लोग क्या करेंगे, एंट्री बताइए सबसे पहले इसकी, क्या आया बिजनेस में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर Cash अकाउंट है। या टू कैश अकाउंट। जी दोनों ही रियल है, तो रियल है तो Yes, कौन सा रूल लगाएंगे, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट कर दीजिए, और कैश जा रहा है तो क्रेडिट। तो ठीक है, क्रेडिट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, प्रसाद परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000 फ्रॉम राम। तो प्रसाद ने सामान खरीदा है और राम और कितने से, 5,000 का खरीदा है। 8,000। ठीक है, तो अगर हम प्रसाद की बुक्स में बात करें तो प्रसाद को क्या मिल रहा है, गुड्स मिल रहे हैं। गुड्स। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने पास गुड्स को डेबिट कर लेगा। और राम क्या है, राम एक तरह से उसको बेनिफिट दे रहा है, ये राम से ही तो खरीदा ना उन्होंने, तो उस केस में जो राम है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, क्रेडिट क्योंकि ये वो पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट भी है और वो हाँ। कौन है, और गिवर है। गिवर है। ठीक है, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट, सुरेश रिसीव 5,000 फ्रॉम रमेश। सुरेश को 5,000 रुपए मिले, तो सुरेश कौन हो गया, रिसीवर रिसीवर हो गया। सुरेश डेबिट टू रमेश। डेबिट सुरेश रमेश डेबिट टू हमारा रमेश। गिवर, जी रमेश गिवर है तो क्या होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रमेश क्रेडिट तो रमेश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट और कैश हमारा रियल है तो वो क्या है, आ रहा है बिजनेस में तो डेबिट हो जाएगा। डेबिट मैडम ठीक एक है? डाउट है इधर, जी पूछिए। जैसे सुरेश रिसीव 5,000 फ्रॉम रमेश, तो सुरेश रमेश को कंसिडर कर रहे हैं, वहाँ ₹5,000 कंसिडर करके भी लिख सकते हैं ना, जैसे कैश से डेबिट हो जाएगा, रमेश क्रेडिट हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं सर हाँ कि अगर हम इन रूल्स को अप्लाई ना करें तो भी हम ये एंट्री कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं सर। हाँ हाँ, यही है। और ऊपर वाला भी जैसे परचेज अकाउंट डेबिट जी सर करके बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताया कि अभी हम जो कर रहे हैं ये बेसिक्स है और बेसिक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है सर, बाकी शॉर्टकट्स और दूसरे तरीके बहुत होते हैं, लेकिन क्या होता है इसमें ना सर, कभी कभी आपसे नहीं ये तीनों गोल्डन रूल्स पूछ लेते हैं, कभी कोई एक पूछ सकते हैं कि बताइए पर्सनल अकाउंट में इनमें से कौन सा रूल अप्लाई होता है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना सर, ज्यादातर जो जर्नल एंट्रीज हैं वो रूल से कोई नहीं करता, सब ऐसे करते तुक्के से। तुक्के से मतलब समझ रहे हैं, अच्छा आ रहा है डेबिट कर दो, जा रहा है डेबिट कर दो, अच्छा ये तो पर्सनल है, ये तो जा नहीं सकता, अच्छा इसमें देखना पड़ेगा क्या मिल रहा है, क्या इतना कोई नहीं सोचता। क्या करते हैं हम, मतलब जनरल अकाउंटेंसी में सिर्फ एक अकाउंट मिल जाए हमें रियल का, उसमें लगा देते हैं क्या आ रहा है, अच्छा कैश आ रहा है तो ठीक है, ऑपोजिट साइड में क्या जाएगा, जो भी बचा वो जाएगा, अब चाहे वो डेबिट हो क्रेडिट। समझ रहे हैं आप लोग, हाँ यही होता है ना सर। तो वो सेकेंडरी बात हो गई, करना एक्चुअली वैसे ही है। इतने रूल्स लगाने बैठेंगे सर तो 4 दिन में जर्नल एंट्रीज बनेगी, है ना। करना तो अल्टीमेटली वही है, लेकिन इन रूल्स को पढ़ने का जो रीजन है वो आपको, एक तो ये जो गोल्डन रूल्स है ये आपसे पूछे जा सकते हैं, और बाय नेम ऑफ अकाउंट पूछे जा सकते हैं कि बताइए पर्सनल में कौन से वाला लगेगा, या फिर आपको ना ये वाली एक ट्रांजेक्शन देके, जैसे ये 3rd नंबर की जो ट्रांजेक्शन है ये देके आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए इसमें कौन पर्सनल है, और पर्सनल है तो गिवर कौन है और रिसीवर कौन है। समझ रहे सर, तो क्वेश्चन कैसे भी दे सकते हैं आपको, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए ये जो हमने रूल्स पढ़े ये हमने जनरल एंट्रीज के लिए नहीं पढ़े,
ये सिर्फ इसलिए पढ़े क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये? चलिए मैम एक क्वेश्चन मैम था। यहाँ एक क्वेश्चन था जी सर। मैम, यहाँ पे सुरेश और रमेश दो नाम है, तो पिछले वाले एंट्री में दोनों नाम को लेके ये किया था कि दोनों पर्सनल अकाउंट है, तो एक उसमें मैं रिसीवर है बताती और हूँ एक गिवर है, और यहाँ पे कैश को कंसीडर किए। मैं बताती हूँ सर क्या होता है। सर हमारे अकाउंटेंसी में एक आप कह लीजिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो होता है इन द बुक्स ऑफ। ठीक है, कि किसकी बुक्स में हम अकाउंट्स बना रहे हैं या किसकी बुक्स में हम जर्नल एंट्री बना रहे हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि सुरेश का नाम आएगा। क्योंकि देखिए इन द बुक्स ऑफ सुरेश, अगर मैं सुरेश की बुक्स में बनाऊं इस वाली एंट्री को, ये वाली जो है ना थर्ड एंट्री, सुरेश रिसीव ₹5,000 फ्रॉम रमेश, तो सर एंट्री होगी सुरेश की बुक्स में कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश, कैश डेबिट टू रमेश। हमेशा याद रखिएगा जिसकी बुक्स आप बना रहे हैं उसकी बुक्स में कभी भी उसका नाम नहीं आएगा। चाहे तो जो आप लोगों के पास जो स्टेटमेंट्स वगैरह आते होंगे किसी भी पर्पस के लिए, आप उसमें कभी देखिएगा जिस कंपनी का वो होगा ना, उस पूरे जर्नल एंट्रीज में चाहे 500 जर्नल एंट्रीज होंगी उसमें उस कंपनी का नाम कहीं नहीं होगा। ठीक है, तो जिसकी भी बुक्स बनती हैं उसमें उनका नाम इस्तेमाल नहीं होता। तो अगर सुरेश की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे या उसकी बुक्स में एंट्री करेंगे तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो वही अगर मैं उसको ऑपोजिट करूंगी तो एंट्री क्या होगी? रमेश के पास से तो कैश गया है ना, तो रमेश भाई साहब अपने पास एंट्री करेंगे सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है सर, तो जैसे ही इन द बुक्स ऑफ चेंज होगा वैसे ही जर्नल एंट्री भी चेंज हो जाएगी, क्या आप कह लीजिए रिवर्स हो जाएगी। मैम एक क्वेश्चन था, पूछिए। ये ऊपर डेबिट नीचे क्रेडिट, ये मतलब अकाउंटिंग का रूल्स है या फिर चल? हाँ जी सर, मैं बताती हूँ। अगर ये वाले जो डाउट अभी पूछ रहे थे कि हमने यहाँ पे सुरेश और कैश को लिया है और ऊपर दोनों को ले लिया था, आपको अब क्लियर है सर उसका रीजन क्या था? ये रीजन तो पता चला मैम, ऊपर में प्रणव और नंदा का जो एग्जांपल था 500 वाला जी, तो उसमें तो कैश कंसीडर नहीं किए थे ना, वो डिफरेंस सर, नहीं समझ में आया। हाँ मैं आपको बता रही हूँ ना, एक्चुअली यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि किसी भी उसमें ट्रांजेक्शन में वो सिर्फ एक जनरल बात कर रहे हैं कि ये ट्रांजेक्शन है तो इसमें किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, क्या आया क्या गया। अभी जनरल एंट्री की बात नहीं हो रही है वहां पे, ना उन्होंने जनरल एंट्री की है। ठीक है सर, क्योंकि जनरल एंट्री जब करेंगे तो डिपेंड करेगा किसकी बुक्स में कर रहे, तो वो उसके लिए आप बहुत ज्यादा बॉदर मत होइए कि उन्होंने उसमें इस चीज को लिया है इस चीज को नहीं लिया। ठीक है सर, वो कोई इशू नहीं है, वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा हुआ है पूरा स्टेटमेंट में। तो मैम अगर दोनों के नाम अगर लेते हैं वो भी एंट्री सही है, और कैश में जो एंट्री अगर हम करते हैं और एक का नाम लेते हैं वो भी एंट्री सही है? मैम देखिए एंट्री सही होगी जब आप इन द बुक्स ऑफ करेंगे, कि अगर आप सुरेश की बुक्स में कर रहे हैं तो सुरेश की बुक्स में अगर आप यही एंट्री करेंगे तभी वो करेक्ट होगी, और रमेश की बुक्स में आप ये वाली एंट्री करेंगे तभी वो करेक्ट होगी। इसके अलावा और कोई भी एंट्री करेक्ट नहीं मानी जाएगी। ठीक है मैम, ठीक है ना? चलिए ओके मैम। अब हम लोग अब जो अभी डाउट आया कि इसको हम किस तरह से लिखते हैं, ये चलिए मैं थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। चलिए चैप्टर मैंने बीच में से स्टार्ट कराया था, तो वापस से आ जाते हैं टॉप पे। एक बार ये थोड़ा सा थ्योरी है, इसको देख लेते हैं। देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है इसके अंदर क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को जब हम मनी की टर्म्स में एक्सचेंज करते हैं तो यही आपकी जनरली बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है, इसी पे पूरा बिजनेस चलता है। और रिकॉर्डिंग ऑफ इन ट्रांजैक्शंस को जब आप रिकॉर्ड करते हो सिस्टमैटिक मैनर में, उसको क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग बोलते हैं। हम लोगों ने चैप्टर 1 में इसको पढ़ा था। ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा? प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए, और हमारी एसेट्स लायबिलिटीज कितनी है, इसके अलावा हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है, और क्या हम कैपेबल हैं अपनी लायबिलिटीज को पे करने के या नहीं। ठीक है, अब कुछ रिकॉर्ड कीपिंग के बेसिक्स होते हैं। इस वाले क्वेश्चन पे आऊंगी जो अभी सर पूछ रहे थे ना कि यहाँ पे डेबिट क्यों लिखा है, इस तरह से क्या किया है।
पर हाँ थोड़ा मैम। सा स्टार्टिंग से ले लेते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। उसके बाद आपका रिकॉर्ड कीपिंग बेसिक्स। देखिए रिकॉर्ड कीपिंग बेसिक्स मैंने आपको बताया था, जो इंटरप्रेटिंग है ना वो हमारा इसका पार्ट नहीं होता, क्योंकि इंटरप्रेटिंग जो है वो हमारा एक बाद का प्रोसीजर है। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करने की, तो उसमें सिर्फ ये 3 एक्टिविटीज होती है। अकाउंटिंग की एक और एक्टिविटी होती है इंटरप्रेटिंग, लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ अकाउंटिंग साइकिल की, तो उसमें ये 3 प्रोसीज होते हैं। क्या क्या होता है? रिकॉर्डिंग, हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। अभी बताऊंगी ये क्या होता है। जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, आप लोगों ने सुना होगा परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, ठीक है। तो इन सब बुक्स में हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सारी एंट्रीज को जो कि जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में हैं, हम क्या करते हैं, इनको हम क्लासिफाई करते हैं और उनको पोस्ट कर देते हैं एप्रोप्रिएट लेजर में। जैसे कि सपोज राम की 15 एंट्रीज हैं, राम अकाउंट से रिलेटेड हमारे जर्नल में 15 एंट्रीज है, 15 बार उससे ट्रांजेक्शन हुई है, तो हम क्या करेंगे, राम अकाउंट बनाएंगे और उससे रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन उसके अकाउंट में लिख देंगे। किस तरह लिखेंगे अभी बताऊंगी मैं आगे, ठीक है। उसको बोलते हैं क्लासिफाइंग, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा सारे लेजर्स बन जाते हैं, देखिए ये अकाउंटिंग साइकिल है, जर्नल एंट्री प्लस जो हमारी सब्सिडरी बुक्स होती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लेजर्स बनाते हैं और जो भी सेम नेचर की या सेम कैटेगरी की है उन सबको क्या करते हैं, क्लासिफाई करके एक ग्रुप बना लेते हैं। उस ग्रुप को बोलते हैं लेजर। जैसे कि राम अकाउंट, जर्नल एंट्री जब बनती है उसमें सब आएंगे, राम, श्याम, मोहन, सोहन। लेकिन जब आप लेजर बनाएंगे तो राम का अपना नाम हाँ, अलग बाई लेजर नाम, बनेगा, नेम वाइज ठीक है। आएगा। तो उसको हम बोलते हैं क्लासिफाइंग करना या फिर लेजर बनाना। ये सेकंड स्टेप हो गया। फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो होता है समराइज। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जितने भी लेजर्स, अब सपोज आप लगा लो, डिपेंड करेगा कंपनी छोटी है बड़ी है, सपोज आपके 50 लेजर्स बन गए, ठीक है। जर्नल एक ही होता है, लेकिन जो नंबर ऑफ अकाउंट्स है, नंबर ऑफ लेजर्स है, वो कितने भी हो सकते हैं। तो सपोज आपके 50 लेजर्स हैं, 50 लेजर्स जो है वो अलग अलग उसमें क्लासिफिकेशन है। अगर हमें उनको क्या करना है, उसकी समरी देखनी है। ये 50 लेजर्स ना एटलीस्ट 20 पेजेस पे बनेंगे, ठीक है, मिनिमम। तो अगर सपोज किसी को कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कुछ भी करना है, वो 20 पेज तो नहीं लिखेगा ना। तो हम क्या करेंगे, इन सारे अकाउंट्स की एक समरी बना लेंगे। समरी क्या बनाएंगे, इन सारे अकाउंट्स का, जैसे कि सपोज राम के अकाउंट का बैलेंस आया 20,000 रुपए, तो हम क्या करेंगे उस समरी में, उस समरी को ट्रायल बैलेंस कहते हैं, तो हम क्या करेंगे वहां पे राम लिखेंगे और राम के आगे 20,000 रुपए लिख देंगे, बस पूरी कहानी नहीं लिखेंगे वहां पे। तो उसको बोलते हैं समराइज करना। वो कौन सा स्टेप होता है आपका, थर्ड स्टेप होता है। उसके अंदर क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है और फाइनल काउंट बनता है, ठीक है। इसको हम अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? हाँ जर्नल, लेजर और फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस, फाइनल काउंट, ठीक है। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। देखिए इसमें इंटरप्रेटिंग वाला नहीं है, क्योंकि वो जो है आपका वो एक्टिविटीज में तो आता है लेकिन साइकिल में नहीं आता, क्योंकि वो कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इंटरप्रेट करना ही करना है। लेकिन ये कंपलसरी है, क्योंकि जब तक आप ये तीनों स्टेप या इस अकाउंटिंग साइकिल को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपको फाइनल अकाउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आप इंडिविजुअली देख लेते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले जर्नल, देखिए इसका जो फॉर्मेट है 8 पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद इसमें आपका LF बनता है, लेजर फोलियो बोलते हैं इसमें। ये एक तरह का वो होता है जैसे नंबरिंग करने के लिए ना, कि सपोज राम है तो राम का अकाउंट कौन से नंबर पे बना हुआ है, सपोज 15 नंबर पे बना हुआ है तो राम के आगे 15 लिख देंगे। और फिर उसके बाद 2 आपके अमाउंट के कॉलम बनते हैं,
थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगी इसको। ये आपका हो गया डेट का कॉलम, ये आपका हो गया पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया, ये आपका LF, ये आपके दो आपके अमाउंट के कॉलम होंगे, एक आपका डेबिट साइड की अमाउंट्स आएंगी, एक में क्रेडिट साइड की अमाउंट आएंगी। सपोज 1 अप्रैल को हमने एंट्री की परचेज की, परचेजेस कम डेबिट, ये इसको ना लिखने का तरीका होता है, ठीक है। जो डेबिट वाला अकाउंट है उसको लिखेंगे परचेजेस अकाउंट, ये अकाउंट को ऐसे लिखते हैं हम A/C, परचेजेस अकाउंट डेबिट। फिर जो क्रेडिट के आइटम है उसको हम लिखते हैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ के टू कैश अकाउंट। क्रेडिट के लिए क्रेडिट लिखा नहीं जाता है, समझ रहे हैं। परचेज के लिए डेबिट के लिए डेबिट वर्ड लिखेंगे, लेकिन क्रेडिट को हम इस टू से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सपोज अमाउंट है 50,000 या 5,000 ले लीजिए, तो डेबिट की अमाउंट डेबिट के सामने आएगी डेबिट वाले कॉलम में, और क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट साइड में, ठीक है। और यहाँ पर सपोज नंबर डाल दीजिए, परचेज को डाल दीजिए 1, कैश को डाल दीजिए 2। इस फॉर्मेट में किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। सही है मैडम, ओके। ठीक है, क्लियर हो गया सबको जर्नल क्या होता है, और इस तरह से जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी 15, 20, 100, 50, 500 सब इसी फॉर्मेट के अंदर आएंगे। बस फिर उसके बाद जब हमें पेज चेंज करना होता है तो हम लोग यहाँ पे टोटलिंग कर देते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे उस टोटल को कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैश बुक, और इसी के साथ लिख लीजिए सब्सिडियरी बुक्स। कैश बुक सबसे मेन बुक भी आप समझ सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है, जितनी भी आपकी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स, सबके सब हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में, ठीक है। और ये जो आपका कैश बुक है ये एक तरह का लेजर अकाउंट ही होता है। जर्नल में तो एंट्री होता है ना मैडम इसका? जी सर। जर्नल का बाद फिर कैश का अलग जो लेजर होता है वही कैश बुक है। जी सर, ये तो जर्नल हो गया यहाँ पे खत्म, ठीक है सर। फिर दूसरा जो आप जो रिकॉर्डिंग में दूसरा जो आप कह सकते हैं कि आइटम यूज होता है या फिर बुक यूज होती है, वो होती है हमारी कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स। मतलब एक तो हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, जर्नल एंट्री के बाद फिर हम लोग कैश बुक और कुछ सब्सिडरी बुक्स भी बनाते हैं एज पर द नीड्स ऑफ द बिजनेस। तो ये जो कैश बुक होता है ये एक तरह का लेजर अकाउंट ही होता है, बस इसको कैश बुक बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। प्लीज इन बातों को मैं हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, विच इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। जर्नल भी ओरिजिनल एंट्री का होता है, कैश बुक भी ओरिजिनल एंट्री का होता है, ठीक है। इसके अंदर नहीं कि वो जर्नल में एंट्री नहीं होता है, सीधा कैश बुक में ही होता है। नहीं सर, कैश जर्नल में तो सारी एंट्रीज होंगी, जर्नल में होगा, कैश बुक में भी होगा। जी, कैश बुक में सर एंट्री नहीं होगी, मतलब एंट्री का मतलब कैश बुक के अंदर जर्नल एंट्री नहीं होगी, एक तरह से कैश अकाउंट ही समझ लीजिए आप, बस बोलने में हम उसको कैश बुक बोल रहे हैं लेकिन बनता वो लेजर की तरह, ठीक है सर। तो कैश बुक को हम लोग, क्योंकि देखिए कैश जो है वो मेन कंपोनेंट होता है किसी भी बिजनेस का, तो वो लोग उसमें रिस्क नहीं लेना चाहते, तो क्या करते हैं कि साइड बाय साइड ना कैश बुक भी अलग से बना लेते हैं, ये मान के कि बाय चांस जर्नल में अगर कोई गलती हो गई तो एटलीस्ट हम कैश बुक को प्रिंसिपल सोर्स मान के मैच कर लेंगे, क्योंकि मेन कंपोनेंट कैश ही होता है। तो अगर कैश में कोई एरर आएगा कैश बुक में तो हमें पता चल जाएगा कि कोई गड़बड़ है, क्योंकि जर्नल में कैश की एंट्रीज भी होती है, उसके अलावा भी बहुत एंट्रीज होती है, तो वहां पर क्रॉस चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कन्वीनियंस पर्पस के लिए हम लोग कैश बुक भी बना लेते हैं साथ के साथ, इसलिए इसको भी ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। मतलब बुक ऑफ ओरिजिनलिटी दो है, एक जर्नल है एक कैश बुक है। जी सर, ठीक है। चलिए, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी उसको मैं हाईलाइट कर दूंगी।
फिर उसके बाद आ गया लेजर, ठीक है। कैश बुक को मैंने फॉर्मेट इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक तो उसको हमें बहुत डिटेल में आके डिस्कस भी करना है। हमारी 3 टाइप की कैश बुक्स होती हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, तो वो हम वहां पे देखेंगे उसका जो भी फॉर्मेट होगा। और क्योंकि कैश बुक का और लेजर का जो फॉर्मेट है वो सेम रहता है, ठीक है, बस थोड़ा सा फर्क है। अब देखिए लेजर क्या होता है, लेजर आपका प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स होता है। इसके अंदर क्या होता है, सिमिलर ट्रांजैक्शंस को एक जगह पर रिकॉर्ड किया जाता है। प्लीज इन कीवर्ड्स को ध्यान रखिएगा। लेजर को प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं और इसके अंदर क्या होता है, सिमिलर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। वो सिमिलर ट्रांजैक्शन किसी की भी हो सकती है, राम का अकाउंट हो सकता है, कैश का अकाउंट हो सकता है, सेल्स का अकाउंट हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। मगर मैडम जो प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी कैश बुक होना चाहिए क्योंकि वो सिमिलर सब ट्रांजैक्शन है। सर आपकी बात बिल्कुल सही है, वो प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी होता है, लेकिन उसको ओरिजिनल इसलिए मानते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल सर मैंने नया नया बिजनेस शुरू किया, ठीक है, और मुझे अपनी जो ट्रांजेक्शन हैं उनको रिकॉर्ड करना है। तो मैं क्या करूंगी सर, जर्नल एंट्री तो बनाऊंगी, उसके साथ साथ ना मैं क्या करूंगी सर, कैश बुक भी बनाती रहूंगी। और कैश बुक में इस तरह से बना के जो भी रिसिप्ट्स हैं सपोज उनको इस तरफ लिख लिया और जो भी पेमेंट्स है उनको इस तरफ लिख लिया। तो इस तरह इससे क्या होगा सर, एक हेल्प हो जाती है कि अगर यहाँ पर कोई गलती हो तो मैं यहाँ से क्रॉस चेक कर लूंगी। तो होता तो ये लेजर ही है, लेकिन इसको हम जर्नल्स के साथ ही बनाते हैं। देखिए मैं डिफरेंस बताती हूँ मैं कैश बुक और लेजर में। लेजर्स जो है वो हमेशा आफ्टर लेजर बनते हैं, सॉरी लेजर्स जो भी हैं वो आफ्टर जर्नल एंट्री बनते हैं। बिना जर्नल एंट्री के आप लेजर नहीं बना सकते, लेकिन कैश बुक को आप बिना जर्नल एंट्री के या जर्नल एंट्री से पहले या उसके साथ बना सकते हैं, ठीक है सर। क्या एक बार फिर से बोले थे मैम, क्या बोले? जी सर, मैं ये कह रही हूँ कैश बुक को प्रिंसिपल बुक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको हम जर्नल के साथ साथ ही बनाते हैं, क्योंकि ये हमारा मेन कंपोनेंट होता है किसी भी बिजनेस का। जो कैश है वो मेन कंपोनेंट होता है, इसलिए क्योंकि हम इसको जर्नल के साथ ही बनाते हैं तो इसलिए इसको भी ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, ओरिजिनल एंट्री ऑफ बुक्स बोलते हैं। लेकिन जो लेजर है, लेजर हमेशा जर्नल एंट्री के बाद बनता है, लेकिन कैश बुक जर्नल एंट्री के जैसे वो LIC का स्लोगन है ना, जिंदगी के साथ भी और बाद भी, तो वही वाली कहानी है कि जर्नल जो कैश बुक है वो जर्नल एंट्री के साथ भी बन सकता है, उसके बाद भी बन सकता है, ठीक है सर। ठीक है, ठीक क्लियर। तो ये लेजर हो गया। अब लेजर का फॉर्मेट देख लीजिए। लेजर में हम लोग क्या करते हैं सर, सिंपली ना जब हमें कहीं पे रफ करना होता है तो हम लोग ये वाला फॉर्मेट बनाते हैं। तो अगर मुझे जल्दी जल्दी राम अकाउंट बनाना है तो मैं राम लिखूंगी बीच में और इधर डेबिट क्रेडिट लिखूंगी और जो भी ट्रांजेक्शन होंगी उनको ऐसे ऐसे करके, ये हो गया रफ वाला ट्रीटमेंट। लेकिन अगर आप कहीं पर भी देखेंगे प्रॉपर जो लेजर्स देखेंगे तो वो आपको इस फॉर्मेट में मिलेंगे। इसमें क्या होता है सर, इसका पार्टीशन हो जाता है यहाँ, ये देखिए डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, ये पूरा डेबिट साइड है। यहाँ तक जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका डेबिट है और जो राइट हैंड साइड है वो आपका क्रेडिट है, ठीक है। और जर्नल एंट्री में क्या होता है, देखिए अगर मैं यहाँ पर जर्नल का फॉर्मेट बनाऊं, डेट पर्टिकुलर्स LF और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ये फॉर्मेट होता है। तो हमने क्या किया है, एक तरह से अगर आप देखेंगे ना तो ये इसको एक साइड बना दिया और इसको एक साइड बना दिया, एक्सेप्ट दिस। क्लियर हो रहा है? हाँ मैम। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक तरह से जर्नल एंट्री के फॉर्मेट को ही 2 बारी कॉपी पेस्ट कर दी, ठीक है। बस यहाँ पर क्या है, जो अमाउंट के कॉलम है वो एक साथ लिखे जाते हैं, यहाँ पर अलग अलग लिखे जा रहे हैं, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, इसमें रिकॉर्डिंग और कैसे हम लोग ट्रांजेक्शन डालते हैं। इसके अंदर
जब हम किसी भी चीज को डालते हैं, उस वर्ड का जो नाम है वो है पोस्टिंग। ये क्वेश्चन आया हुआ है सर, और आ भी सकता है कि जब हम जर्नल से एंट्रीज को लेजर में ट्रांसफर करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पोस्टिंग। जर्नल एंट्री में जब एंट्री करते हैं उसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग। लेजर में जब एंट्रीज करते हैं उसको बोलते हैं पोस्टिंग। प्लीज इन टर्म्स को याद रखिएगा, ठीक है। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं जर्नल और लेजर के रिलेशनशिप्स के बारे में, एक बार इनको देख लेते हैं। देखिए, जो ट्रांजैक्शंस है पहले किस में रिकॉर्ड होती है? जर्नल में रिकॉर्ड होती है, फिर उसके बाद पोस्ट होती है लेजर में। अच्छा, पहले बताइए, आप किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना कैश बुक और लेजर के बारे में? नहीं। ठीक है, चलिए। तो पहले जर्नल एंट्री में एंट्री होती है, उसको जर्नलाइजिंग बोलते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते हैं। प्लीज इस शब्द को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। जर्नल को बुक ऑफ फर्स्ट या फिर ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। रीजन आपको पता है, क्योंकि भाई सबसे पहले उसी में एंट्री होती है। और जो लेजर है उसको सेकेंड एंट्री बोला जाता है, ठीक है। जर्नल जो है वो क्या है? बुक ऑफ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड है। और जो लेजर है वो क्या है? एनालिटिकल रिकॉर्ड है। एनालिटिकल रिकॉर्ड क्यों है? क्योंकि हमने क्या किया, डेट वाइज नहीं कर रहे हैं हम उसमें, डेट लिखेंगे तो, लेकिन उसमें ऐसे नहीं होगा कि 1 अप्रैल के बाद। देखिए एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज जर्नल में 1 अप्रैल की भी एंट्री है, 2 की भी है, 3 की भी है और 4 की भी है। लेकिन आप सपोज राम कैश अकाउंट बना रहे हो, नहीं कैश में आपको कंफ्यूजन होगा, राम अकाउंट बना रहे हो। सपोज 1st एंट्री में राम है और 4th एंट्री में राम है, तो आपके लेजर में 1 अप्रैल की एंट्री आएगी और 4th की आएगी, 2 और 3 की नहीं आएगी। समझ रहे? जर्नल में तो सारी आएंगी डेट वाइज, इसलिए वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, ठीक है। लेकिन लेजर में क्या है? लेजर में एनालिटिकल वाइज होती है। क्यों होता है एनालिटिकल वाइज? हम लोग क्या करते हैं, उसमें से छांटते हैं कि हमारे मतलब की एंट्री कौन सी है। फिर हम ये नहीं देखते अरे 2 अप्रैल तो रह गया, ठीक है। जर्नल जो है वो मोर रिलायबल है। ऑब्वियसली देखिए, जो भी काम फर्स्ट हैंड होता है वो ज्यादा रिलायबल होता है ना। अगर सपोज मैंने आपकी बुक से ये कंटेंट लिया है, थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड किया है, लेकिन अगर मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं कहां से क्रॉस चेक करूंगी? बुक में से क्रॉस चेक करूंगी, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड है। तो आपका जो जर्नल है वो मोर रिलायबल होता है एज कंपेयर टू लेजर। ये पॉइंट्स इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आप पाएंगे इन्हीं यहाँ से इन 4 पॉइंट्स को उठा के आपके क्वेश्चंस में रख दिया गया और आपसे पूछा कि बताइए विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, ठीक है। तो वहां पर आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। लास्ट पॉइंट ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जब हम जर्नल में करते हैं तो उसको जर्नलाइजिंग कहते हैं और लेजर में करते हैं तो उसको पोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स में किसी को डाउट है? नहीं मैम। अब देखिए, पोस्टिंग अलग से भी दिया हुआ है, इसका मतलब मैं आपको बता चुकी। पोस्टिंग का मतलब ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम द जर्नल टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इन द लेजर, ठीक है। नेक्स्ट, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। देखिए बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट क्या होता है, अभी मैं सिर्फ एक एग्जांपल से समझा रही हूँ आपको। कैश ले लेते हैं, अभी मैं रफ वाला बता रही हूँ, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ। सपोज यहाँ पर 3 एंट्रीज है, 5000, 2000, 3000। इधर मेरी 3, 1, 2। आप कैश मत लीजिए, बैंक ले लीजिए, ठीक है। सपोज ये बैंक अकाउंट बना रहे हैं हम लोग और बैंक अकाउंट में इधर जो बैलेंसेस है डेबिट साइड में वो 523 है और क्रेडिट साइड में 312 है। अब मैं इनका टोटल करती हूँ, टोटल कितना हो गया? इधर का 10 हो गया, अभी लिखेंगे नहीं यहाँ पर, और इधर का कितना हो रहा है? 6। ये जो मैंने सर्कल के अंदर लिखा ना, ये आपको कहीं लिखना नहीं है,
अलग से आप लिख सकते हैं, पर इस अकाउंट के अंदर नहीं लिखेंगे। तो किधर का टोटल ज्यादा है? डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो बैलेंसिंग की जरूरत कौन सी साइड को है? क्रेडिट साइड को है। तो हम लिखेंगे बैलेंस सीडी। कितना चाहिए बैलेंस होने के लिए? 4। ठीक है, इसको लिखेंगे आप। मैं यहाँ इधर बताती हूँ। एक्चुअली है तो ये छोटी छोटी बातें, लेकिन जब हम बड़े क्वेश्चन करने बैठते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे अटक जाते हैं। सीडी का क्या फुल फॉर्म होता है? जो बैलेंस तो पर ट्रांसफर, कैरी डाउन। कैरेट डाउन। जी। ओके। 5 2 3 3 1। ठीक है, इधर का बैलेंस कम है तो मैंने बैलेंस सीडी लिखा 4। ठीक है, और फिर मैंने टोटल किया। तो टोटल करने का तरीका देख लीजिए, यहाँ पर मैं कर नहीं पा रही हूँ। ऐसे करते हैं टोटल ना सर, ये लाइन की ऐसे किया, फिर नीचे वाली लाइन के साथ पैरेलल एक लाइन आएगी थोड़ा कम गैप में। इन दोनों में ज्यादा गैप नहीं रखना, इन दोनों में ज्यादा गैप, इन दोनों में बहुत कम सा गैप रखना है कि बस दिखेगी 2 लाइन है, इतना गैप रखना होता है इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर हम लिखते हैं अपना टोटल। टोटल कितना है? 10। इसको कहते हैं बैलेंसिंग। यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी है। ठीक है, इधर दोनों तरफ का टोटल 10 आया था, दोनों तरफ हम 10 लिख देंगे। और बैलेंस सीडी कितना आया था? 4 आया था। तो ये जो बैलेंस सीडी है, ये जो है ये आपका होता है क्लोजिंग डेट पे, मतलब जो भी क्लोजिंग डेट होगी 31 मार्च, तो ये आपका सीडी क्लोजिंग डेट पे होता है। और फिर जब आप ओपनिंग करते हैं इस अकाउंट की, तो तब आप करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, और हमेशा ये ऑपोजिट साइड आएगा। अगर आपका जो बैलेंस सीडी वो क्रेडिट साइड है, तो बैलेंस बीडी डेबिट साइड आएगा। ठीक है, और फिर कितना लिखेंगे आप? 4 लिखेंगे। फिर यहाँ से आप अपना नेक्स्ट मंथ का जो लेजर है वो स्टार्ट करें। ये क्लियर हुआ बैलेंसिंग कैसे करनी है? बाकी जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो उस समय और क्लैरिटी आएगी, लेकिन ये सिर्फ एक एग्जांपल है। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट समझ गए? यस मैम। क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इक्वलाइजिंग, और जो भी डिफरेंस है उसको जो साइड शॉर्ट है उसमें लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे? सीडी के नाम से लिखेंगे, और फिर उसको जब आप उसको ब्रॉट डाउन करेंगे तब आप उसको बीडी के नाम से लिखेंगे, लेकिन ऑपोजिट साइड। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। हाँ मैम। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक बचा है ना, वो सिर्फ बचा है कैश बुक का, कैश बुक और पेटी कैश बुक। ठीक है, वो हम कल करेंगे। कल तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि कैश बुक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक है। देखिए, अभी जो मैंने आपको कराया है इसमें, एक तो हमने टाइप ऑफ अकाउंट्स किए हैं। प्लीज जिनकी भी जो क्लास मिस हो रही है वो प्लीज अब क्लास अटेंड कर लीजिएगा। टाइप ऑफ अकाउंट्स पढ़े हमने, फिर उसके बाद आज हमने क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा था? रूल्स पढ़े थे। ठीक है, 3 रूल्स पढ़े थे अकाउंट्स के। हाँ जी। और फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ा रिकॉर्डिंग का। उसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी है? इंट्रोडक्शन, काउंटिंग साइकिल, और हमने पढ़ा जर्नल, लेजर एंड लेजर। ठीक है, अभी हमने ये पढ़ा। अब इस चैप्टर में जो रह गया है वो रह गया है कैश बुक। कैश बुक आपकी 3 टाइप की होती है, और एक आपका पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक जो है वो भी आपकी 2 टाइप की होती है। तो बस ये टॉपिक रह गया। ये हम कल और परसों 2 क्लासेस और लेके इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि कैश बुक बहुत इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, चाहे आप जब आप लोग अपना जो भी बैंक में काम करते हैं वहां पर भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, और ये आपको बीआरएस में भी हेल्प करेगा। जब हम बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ेंगे वहां पर मेन काम होता है कैश बुक का। तो इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं आप कैश बुक की? ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा ज्यादा टाइम देके हम लोग समझेंगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे पूछ लीजिएगा। तो अभी हम क्लास एंड करते हैं।
प्लीज रिवीजन करते रहिए, क्योंकि धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी भी पड़ेगी। अभी क्योंकि स्टार्टिंग है, बेस बना रहे, इसलिए थोड़ा मैं भी अभी स्लो पेस पे हूँ, लेकिन धीरे धीरे जैसे टॉपिक्स बढ़ेंगे तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है।